Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 6. सब्जेक्ट है आपका हिंदी. चैप्टर 11. चैप्टर का नाम है जब मैं यूरोप गया. ठीक. देखिए, जब भी अपन चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है. चैप्टर पढ़ने का कोई उद्देश्य होता है. तो अपन देखो, सबसे पहले उद्देश्य पढ़ते हैं इसका. जब हम किसी स्थान की यात्रा के लिए जाते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होता है. जब हम कोई यात्रा करते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो लाभ क्या होता है उससे. यात्रा करते रहने का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसका महत्व क्या होता है, हमें किन किन स्थानों की ओर कब कब यात्रा करनी चाहिए, यात्रा के पूर्व हमें क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए, ये इसका उद्देश्य है. ठीक. पाठ में प्रवेश. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे. आप राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान और चिंतक भी थे. गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण आपका जीवन सादगी और सरलता का उदाहरण था. प्रस्तुत स्मरण में आपने प्रथम विदेश यात्रा के अनुभवों का वर्णन किया है. मतलब इस चैप्टर में जो अपने प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा, विदेश में जाकर जो पहली यात्रा करी, उसका वर्णन किया है कि उन्हें कैसा लगा, क्या क्या उन्होंने तैयारियां करी, उसके बारे में उन्होंने इस चैप्टर में लिखा है. तो पर चैप्टर संस्मरण इसको बोलते हैं. इस संस्मरण मतलब यादें, क्या यादें थी उनकी, उससे जुड़ी हुई क्या क्या तैयारियां, क्या क्या यादें थी, क्या क्या किया उन्होंने, तो वो उनने राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने शब्दों में इसमें लिखा हुआ है. तो अपन चैप्टर शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना. ये मेरी पहली विदेश यात्रा थी. मित्रों की सलाह पर मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए. मैं हमेशा खादी ही पहना करता था. विदेश जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित नहीं समझा. इसलिए कश्मीरी ऊन के कपड़े ही खादी भंडार द्वारा मंगवा कर बनवाए. मतलब वो क्या है, कैसे कपड़े पहनते थे? खादी के कपड़े की काट छाट भी देशी रखी. मैंने अंग्रेजी पोशाक ना पहनने का निश्चय कर लिया. इससे दो लाभ हुए. एक तो बहुत कम खर्च में काम के लायक काफ़ी कपड़े तैयार हो गए. दूसरी पोशाक हिंदुस्तानी थी, इसलिए उसमें कुछ धूल अथवा भद्दापन भी हो तो विदेशी समझ नहीं सकता था. अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़े पहनना और खाना पीना पड़ता है. अपना रहन सहन कायम रखने से यह सब झंझट दूर हो जाते हैं. विशेषकर मेरे जैसे आदमी के लिए यह झंझट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन भर कपड़े और फैशन पर ध्यान नहीं दिया. मैंने कपड़ों को शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन मात्र समझा है. जहाज में मेरी पोशाक लोगों को कौतूहल का केंद्र बनी रही. मतलब जहाज में जिस जहाज से उन्होंने सफ़र करा तो लोग उनको बार बार देख रहे थे कि कुछ अलग पहना है इन्होंने, क्योंकि उनकी पोशाक कुछ अलग लग रही थी. पर पारसी दंपति और एक अंग्रेज सज्जन मेरी ओर विशेष आकर्षित हुए. गांधी जी खादी और शाकाहार के संबंध में बातचीत करते हुए समय आसानी से कट गया. रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है तब तक
टॉमस कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहे वह मोटर कार द्वारा जाकर कैरो नगर और उससे थोड़ी दूर पर स्फिंक्स को देखकर आ सकता है। मैंने यह देख आना उचित समझा। मेरे साथ कुछ और यात्री भी वहां जाने का प्रबंध कर लिया। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर पर कैरो चले गए। कैरो पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और नाश्ता करने के लिए हम एक होटल में ले जाया गया। फिर हम कैरो का अजायब घर देखने गए। वहाँ पिरामिडों की खुदाई से निकली चीजें सुरक्षित हैं। यह अजायब घर बहुत सुंदर है। प्राचीन मिस्र के कितने ही बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के शव ममी जो पिरामिडों से निकले हैं, उन पर चेहरा हाथ पैर ज्यों के त्यों हैं। वे जिस कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे, वह कपड़ा भी आज तक वैसे ही लिपटा हुआ है। वह कपड़ा बहुत ही महीन हुआ करता था। कहते हैं वह भारत से ही जाया करता था। उन दिनों वहाँ के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी साधन यदि मुर्दे के साथ गाड़ दिए जाए तो वह उससे परलोक में भी आराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थीं। ठीक है, पिरामिड देखे ना आपने, जो त्रिभुजाकार होते हैं वो पिरामिड कहलाते हैं। उसके अंदर एक कब्र होती थी, पिरामिड के अंदर कब्र टाइप होती थी, तो उसमें लोगों को गाड़ा जाता था, उसे बोलते हैं पिरामिड। ठीक है, इसको क्या होता है, ये ममी होती है, उसको एक कपड़े में महीन कपड़े में लपेटकर उसको गाड़ दिया जाता है। वो कपड़ा कहाँ से लाया जाता था? अपने देश से, भारत से ही ले जाया जाता था। पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी। पहले क्या होता था, जो पिरामिड हुआ करते थे उसमें जो शव गाड़े जाते थे उसके साथ क्या हुआ था, उसके साथ सभी आवश्यक वस्तु, खाने पीने का सामान और जितनी भी जो उसकी आवश्यकता, मनुष्यों की आवश्यकता से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, वो सारी उनके साथ गाड़ी जाती थी। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर ये चीज़ें गाड़ेंगे तो उसको जहाँ पर परलोक में भी जाएगा तो वो अच्छे से रहेगा। जैसे पहनने के कपड़े, गहने, बैठने के लिए चौकी आदि, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए रथ और नाव भी, वे सब चीजें एक से एक अच्छी बनी हैं। उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो सिंध में जो गेहूं निकला वह बो देने पर उग गया। संग्रहालय की चीजें विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ दिखने लगी। ऐसे दृश्य देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़कपन के मध्य में करते हैं वह कितना तुच्छ और अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत जुल्म किया था, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो वहाँ इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक मालूम नहीं। यद्यपि अजायब घर का सफर मनोरंजक रहा, तथापि मेरे हृदय पर क्षणभंगुर जीवन की असरता का गहरा असर पड़ा। मैं वहाँ से उदास नहीं निकला। संग्रहालय के बाद हम लोगों को शहर की
कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गई जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। मिस्र में मुसलमान पूरब की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं क्योंकि यह यहाँ से काबा पूरब की ओर पड़ता है। यह एक हिंदुस्तानी को अजीब सा लगता है। वहाँ की मस्जिदें भी इसी कारण पूरब रुख की ओर रहती हैं। वहाँ की भाषा अरबी है। यूरोपीय भाषाओं में सबसे अधिक प्रचार वहाँ फ्रेंच का है, मतलब वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है। लोग साफ सुथरे हैं। पुलिस वाले तुर्की फेस पहने हुए हैं। यद्यपि कैरो पुराना शहर है, पर जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा ही था। ठीक है, ये आपका 11 चैप्टर था। 11 चैप्टर में 2 पेजेस आपके हो गए हैं, 2 पेज और रह गए हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।